प्रोग्राम टाइम लाइन सां गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, पंजाब में PTI जो सदर ऐं अॻूणो पंजाब जो वॾो वज़ीर परवेज़ इलाही खे एंटी करप्शन पुलिस गिरफ़्तार करे वरितो आहे। जेका डेली जे बुनियाद ते PTI जा कारकुन गिरफ़्तार पिया थियनि ऐं नज़रबंद पिया थियनि, उन ते लाहौर हाई कोर्ट पिणु फ़ैसिलो ॾिनो आहे त उनजी गिरफ़्तारियूं ऐं जेकी नज़रबंदी आहे उहा गैर प्रोग्राम जंहिं ॾिसे असां इन ते ई ॻाल्हाईंदासीं त इहे गिरफ़्तारियूं थियनि पियूं, इहो मामिलो काॾे वेंदो। ऐं असद उमर अॼु तरदीद कई आहे त फवाद चौधरी जेको कुझु करे पियो उन में हू एक्टिव न आहे, त फवाद चौधरी खे कहिड़ो प्लान आहे, छा पियो करे, हिन ते प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। असांजे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मुल्क जो सीनियर सहाफ़ी ऐं मुमताज़ तजनिगार जनाब मियां ताहिर साहब। मियां साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद सर। जी अच्छा मियां साहब, ये परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी का क्या मामला है सर? असांजी लाइन डिस्कनेक्ट थी वई आहे मियां ताहिर साहब सां। जीअं ई असांजो राब्तो ॿीहर बहाल थींदो त असां मियां साहब खां इहो ज़रूरु मालूम कंदासीं त परवेज़ इलाही वारो जेको परवेज़ इलाही जेका गिरफ़्तारी आहे उन जो मामिलो छा आहे, ऐं परवेज़ इलाही गुज़िरे 3-4 ॾींहंनि खां उन बाबति ख़बरूं अचनि पियूं त उहो स्क्रीन तां आउट थी वियो आहे ऐं उनजी कंहिं क़िस्म जी का को रद्देमल न पियो अचे। त जेके तहरीक इंसाफ़ जा कारकुन गिरफ़्तार पिया थियनि, उनजा अॻुवान गिरफ़्तार पिया थियनि, या वरी जेके सियासी राब्ता थियनि पिया उन में बि हू किथे ज़ाहिर न पियो थिए। ऐं अॼु उनखे एंटी करप्शन पुलिस जेको आहे उहो 2 केसनि में गिरफ़्तार करे वरितो आहे। ॿिए पासे ॾिसूं त फवाद चौधरी एक्टिव थी वियो आहे ऐं फवाद चौधरी गुज़िरियल ॾींहुं प्रेस कॉन्फ्रेंस कई हुई ऐं हुन दावा कयो हो त केतिरा ई PTI जा अॻुवाननि सां उहो राब्ते में आहे। उहो असद उमर बि राब्तो करे पियो। असांजो राब्तो बहाल थियो आहे मियां ताहिर साहब खां। मियां साहब, प्रोग्राम में ख़ुशि आमदीद। मियां साहब, ये परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी का क्या मामला है सर? परवेज इलाही की गिरफ्तारी आपको पता है, ये पूरी कौम देख रही थी कई हफ्तों से जी सर। कि उनकी गिरफ्तारी की कोशिशें जारी थी जी सर। और लेकिन वो गिरफ्तार हो नहीं पा रहे थे। वो बड़ी उनकी महारत है, छुपने की महारत उन्होंने बड़ी जबरदस्त दिखाई है। अपनी इस महारत का हमें भी पहले नहीं पता था। जी वो सर। जोड़ तोड़ के तो माहिर हैं। वो सियासत के जो पंजाब की रवायती सियासत होती है जोड़ तोड़ वाली, उसके तो बड़े माहिर हैं। जी इसके अलावा वो पार्टियों से उन्होंने एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाके वो भी महारत दिखाई, लेकिन ये वाली महारत किसी को नहीं पता थी। आज वो बाहर निकले तो वो पकड़े गए। अगर वो आज भी बाहर ना निकलते तो शायद आज भी ना पकड़े जाते। अभी वो हफ्ता 2 हफ्ते और भी वो बच के रह सकते थे, लेकिन अब उन्होंने कोशिश की यहाँ वहां से निकल के गिलगित बल्तिस्तान जाने की। PTI वालों के लिए वो सेफ हेवन का दर्जा रखती है, क्योंकि बहुत से लोग वहां पे भाग के छुपे हुए हैं। असद कैसर भी उसमें शामिल है और भी बहुत से लोगों के बारे में यही ख्याल है कि वो वहां जाके छुपे हुए हैं। तो ये भी उधर ही जा रहे थे कि पुलिस ने रोक लिया उनको और वो पकड़े गए हैं। तो ये इनकी गिरफ्तारी तो जाहिर है कि होनी थी। कुछ लोग मेरे समेत कुछ जी। बहाल का इज़हार जरूर कर रहे थे कि उनको शायद गिरफ्तार करना नहीं है, तो उनको हीरो बनाने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन आज जब गिरफ्तार हो गए हैं तो हमारे ये वाले दावे तो गलत साबित हो गए अच्छा। कि उनको सिर्फ हीरो नहीं बनाया जा रहा, बल्कि उनको वाकई पकड़ना था और उन्होंने पकड़ लिया है। अच्छा मियां साहब, तो फिर आपके पास तो कुछ और भी इनसाइड होगी, तो क्या परवेज़ इलाही साहब इस वक्त जो खामोश थे 4-5, बल्कि 9 मई के बाद बिल्कुल खामोश थे, ना उन्होंने कोई मजम्मत की, ना उन्होंने तहरीक इंसाफ की हिमायत में कोई बयान दिया और ना ही कोई और बयान दिया, अब जब वो गिरफ्तार हुए हैं तो फिर आपको क्या लगता है कि 4-5 दिन में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी या कुछ और भी ऑप्शन है? देखिए, परवेज इलाही अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो शायद वो वापस जाने के लिए करें अपने भाई के साथ, परवेज शुजात हुसैन के साथ। वो भी वैसे मुझे नजर नहीं आ रहा। जी। वो मेरा ख्याल है कि फिलहाल जेल ही भुगतेंगे और शायद कोई टाइम लग जाएगा उनको। मीनवाइल किसी अदालत से उन्हें जमानत मिल जाए तो और बात है, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में उनकी अच्छी ताल्लुकात हैं और वहां से उनको जमानतें पहले भी मिलती रही हैं और अब भी जमानत उनको मिलने के इम्कान बड़े रोशन हैं। लेकिन फिर भी ये है कि अगर वो एक दफा एक मुकदमे में रिहा होंगे तो मुकदमा तो उन पे लाइन लगी हुई है, और खास तौर अच्छा। पे एंटी करप्शन की। तो जो उनके एक राइट हैंड हुआ करते थे मोहम्मद खान भट्टी, वो आपके ही इलाके सिंध जी से पकड़े गए थे। जी जी।
बाद में उनको शो वैसे बलूचिस्तान से करवाया गया था, हालांकि वो यहाँ से पकड़े गए थे, तो वो उन्होंने बहुत कुछ उनके खिलाफ मवाद फराहम कर दिया हुआ है। अच्छा तो इसलिए वो एक में उनकी जमानत होगी तो दूसरे में पकड़े गए। अच्छा, तो आपको लगता है कि ये सिलसिला और चलेगा। लेकिन मियाँ साहब, ये फवाद चौधरी क्या कर रहे हैं? कि असद उमर कह रहे हैं कि वो जो कह रहे हैं मैं उसमें एक्टिव नहीं हूँ। फवाद चौधरी किस प्लान पे काम कर रहे हैं सर? असल में फवाद चौधरी, आपको उनके बारे में पता होगा कि वो एक टार्जन तबीयत रखते हैं। जी वो एक जगह से दूसरी जगह छलांगे मारना और खुद ही टास्क ले लेना और उसके मुताबिक फिर काम करना है, उसमें वो अपने आप को समझते हैं कि वो बड़े महारत है उनकी, और इसी महारत के तहत ही उन्होंने ये काम किया असल में। और वो शाह कुरैशी को पिटाने गए थे कि वो उनको पटा सकें और उनको अपने साथ मिला सकें, और वो पीटीआई का एक ऐसी पीटीआई बनाएं कि जो इमरान खान से लाताल्लुकी जाहिर करके तो पीटीआई वजूद में आ जाए। लेकिन ये है कि शाह कुरैशी तो नहीं आए उनकी बातों में। अब जी देखते हैं और कौन आता है। असद कैसर और असद उमर उमर। दोनों ने भी इसकी तरदीद कर दी है। तो अब कोई और आता है उनकी बातों में, ये नहीं आता। लेकिन ये है कि उन्होंने अपने तौर पे अपने कहीं एक पूरी कोशिश की है, क्योंकि उनको कोई और लेने को तैयार नहीं है और वो उनके पास कोई जगह नहीं है, तो फिर उन्होंने यही एक ट्राई की है। अब देखते हैं कि वो कोई किस हद तक कामयाब होते हैं अपनी इन कोशिशों। अच्छा मियाँ साहब, बिल्कुल लास्ट में ये बताइए कि ये जहांगीर तरीन की कंपनी रजिस्टर्ड तो होने जा रही है, लेकिन क्या आपको ये चलते हुए भी नज़र आ रही है? मेरा ख्याल है कि मैंने आपके साथ ही पिछले प्रोग्राम में ये बात कही थी जी। कि जहांगीर तरीन की कंपनी अब नहीं चलेगी। अच्छा ये एक वक्त था कि जब वो कंपनी चलाई गई थी और उसमें चूंकि बहुत बड़ी बैक पे सपोर्ट थी। ठीक। अब वो सपोर्ट भी नहीं है उनको उस तरह से। जी और दूसरी बात ये है कि मैंने शायद पहले भी कहा था कि अलीम खान भी शायद उनके साथ ना चले। ठीक। तो अगर अलीम खान उनके साथ नहीं होंगे पंजाब से, तो कोई बड़ा इलेक्टेबल अब तक उनको अप्रोच नहीं किया किसी इलेक्टेबल बड़े ने, कोई अहम जी इलेक्टेबल ने। अब ठीक। फरदौस आशिक अमान को कोई इलेक्टेबल कह दे तो और बात है। तो मुझे तो ये कंपनी और ये पार्टी चलते हुए नज़र नहीं आ रही। नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया मियाँ ताहिर साहब, आपने बड़ा तफसीली तौर पे अपना नुक़्ते नज़र पेश किया। नाज़रीन, नवां मियाँ ताहिर साहब जो तजुर्बे प्रोग्राम हिते वठूं था। नंढी साई खां पोइ वरी ॻाल्हाईंदासीं त पाकिस्तान IMF जे प्रोग्राम अणपूरो छॾण जो फ़ैसिलो कयो आहे। बजट खां पोइ IMF सां ॿीहर राब्तो कयो वेंदो। हाणे जेकॾहिं IMF जो प्रोग्राम पूरो थिए थो नथो थिए त उन जा कहिड़ा नतीजा निकिरंदा आहिनि, तफ़सीली ॻाल्हायूं था। पर पहिरियों वठो त नंढी साई खां पोइ प्रोग्राम में ॿीहर हाज़िर थींदासीं। नज़री प्रोग्राम एक दफ़ो ॿीहर खे भली कार हुकूमत पारां IMF जो प्रोग्राम अध में छॾण ऐं नेक्स्ट IMF जो प्रोग्राम बजट खां पोइ उन सां मुज़ाकरात करण जो फ़ैसिलो कयो आहे। हाणे ॾिसणो इहो आहे त जेकॾहिं IMF सां मामला नथा तय थियनि त पोइ नेक्स्ट ऑप्शन कहिड़ो आहे, ऐं जेकॾहिं IMF सां मामला तय नथा थियनि त पोइ आलमी सतह ते असांजी मैशत खे कहिड़ा चैलेंज हूंदा। इन तमामु तर मामलनि ते ॻाल्हाईंदासीं। ऐं हिन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मुल्क जो मुमताज़ माशी माहिर जनाब मिर्ज़ा इश्तियाक साहब, ऐं उनसां गॾोगॾु असांखे जॉइन कंदो अतीकुर रहमान साहब। इश्तियाक बेग साहब, आपसे सर प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अगर IMF के साथ मामलात हमारे नहीं बनते तो फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्या है जिसका आज जिक्र कर रहे हैं इसाक डार साहब? बतलाऊं कि पाकिस्तानी बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुए हैं IMF के रवैये से हमारे साथ। जी सर। क्योंकि IMF का रवैया कभी भी इस तरह का नहीं रहा। इस वक्त IMF दूसरे ममालिक के साथ भी अपने प्रोग्राम्स जो है वो डिस्कस कर रहा है, मगर उसका रवैया वो नहीं है जो पाकिस्तान के साथ है। और उसकी सिर्फ एक ही वजह है कि अमेरिका जो है वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान जो है वो CPEC को कंटिन्यू रखे, और वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान जो है वो चाइना के साथ बहुत ज्यादा अपनी दोस्ती बढ़ाए। और उसने कुछ इस तरह के इशारे इनको कर दिए हैं जिसकी वजह से IMF रोजाना एक नई शराइत जो है वो लेके आ रहा है। अब लास्ट उनकी शराइत ये थी कि जी आप जो हैं कुछ एक्सटर्नल फाइनेंसिंग जो थी वो अरेंज करके हमको दिखाएं, जिसके ऊपर हमारे चाइना ने, सऊदीया और UAE ने हमारा बड़ा साथ दिया। जी। और अल्लाह का शुक्र है कि हमने उनको बतला दिया कि जी ये देखिए हमने ये कर ली है। उसके बाद अब उन्होंने एक नई शर्त भी लगा दी है, रोजाना नई नई शर्तें। और अब उनकी शर्त यह है कि आप अपना
जो बजट अनाउंस करने जा रहे हैं वो हमारे साथ डिस्कस करें। पहली बात तो ये जो प्रोग्राम हम उनसे नेगोशिएट कर रहे थे ये पहले के थे, अब वो बजट में भी इंटरफेयर करना चाहते हैं। और देखिए आईएमएफ जिस बजट में घुस जाता है वहां पे इतनी ज्यादा शराइत रख देता है, चीजों के प्राइसेस बढ़ा देता है कि ऑलरेडी हमारे पाकिस्तान के जो लोग हैं जो इस वक्त मुश्किलात का शिकार हैं वो सख्तियां जो है बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो आई थिंक ये अच्छी चीज है कि हमने उनको बतला दिया है कि अब प्राइम मिनिस्टर की बात हुई थी, प्राइम मिनिस्टर ने उनसे ये कहा है कि जी हम बजट के बाद फिर आपके साथ एक नया प्रोग्राम, क्योंकि वैसे भी इस प्रोग्राम की जो पीटीआई ने उनके साथ साइन किया था ये जून के अंदर इसकी मियाद जो है वो खत्म हो रही है। अब हम जून के अंदर ऑलमोस्ट खड़े हुए हैं, तो हम क्यों उनकी अननेसेसरी शराइत माने। और हमें अमाउंट कितना उनसे मिल रहा है, सिर्फ 1.2 बिलियन डॉलर, जो कि इतना बड़ा हमारे लिए अमाउंट नहीं है, मगर इसके प्राइस हमें बहुत पे। अब पाकिस्तान के पास ये देखिए दो तीन, पहली बात तो ये मैं आपको बताऊं कि आज तक पाकिस्तान ने जी सर इतनी मुशाकिल के अलावा भी, मुश्किलात के अलावा भी कभी ये नहीं हुआ कि कोई जो पेमेंट करनी है वो पेमेंट नहीं की। यानी कि हम मैनेज कर रहे हैं, मुश्किलात जरूर हैं मगर पाकिस्तान मैनेज कर रहा है। और अब हमारा ये होगा कि एक बार जब हम ये कर देंगे, हमारा बजट वगैरह अनाउंस हो जाएगा, ताकि फिर इस बजट में आईएमएफ का हाथ नहीं होगा, हम इसमें अपने आप को रिलीफ भी दे सकते हैं गरीबों को। ये नहीं कि वो कहेंगे कि जी फर्दर प्राइसेस बढ़ाइए। अब देख लीजिए कि अब जब हमने ये डिसाइड कर लिया है कि जी अब हम एक नया प्रोग्राम इनसे डिस्कस करेंगे, तो गवर्नमेंट ने पेट्रोलियम की प्राइसेस जो हैं वो रिड्यूस भी की हैं जी। तो अब हमारे पास ऑप्शन का जो आपने कहा है कि एक हमारे पास दो तीन ऑप्शंस हैं। देखिए प्राइम मिनिस्टर भी कई बार कह चुके हैं कि हम बगैर आईएमएफ के प्रोग्राम के तो ही चल सकते हैं, ये नहीं है कि हमारे लिए जरूरी है। इसलिए देखिए आईएमएफ का प्रोग्राम क्या होता है कि एक बार आईएमएफ अमाउंट इतना वो बड़ा पे नहीं करता, मगर जब एक आईएमएफ आपके साथ एक एग्रीमेंट साइन कर लेता है तो दूसरे जो बैंक होते हैं जिसमें वर्ल्ड बैंक, एशियन बैंक, इस तरह के जो डोनर्स होते हैं, है या दूसरे जो पेरिस क्लब है, वो ये कहते हैं, फिर वो आपसे इकोनॉमी के बारे में बात नहीं करते, क्योंकि उनको ये होता है कि जी इन्होंने आईएमएफ की छतरी इनको मिल गई है और क्लीन चिट इनकी इकोनॉमी को मिल गई है, तो ये एडवांटेज होती है। और उसमें क्या होता है कि हम अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जैसे ही आईएमएफ के साथ हमारा ये साइन होगा उसके अंदर हमें 3-4 बिलियन डॉलर जो हैं वो इन जगहों से हासिल हो जाएंगे। बट आईएमएफ जो मैंने आपको बताया कि इस बार जिस तरीके से वो बिहेव कर रहा है सबके सामने। मिर्जा सर, अगर हमारी आईएमएफ के साथ तलाक हो जाती है तो फिर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या है सर? देखिए हम तलाक की बात तो नहीं कर रहे हैं, हम सेपरेशन जरूर कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि इस वक्त थोड़ा सा हम इनसे सेपरेट हो रहे हैं फॉर फ्यू मंथ्स, जिसमें हम अपना बजट अनाउंस कर देंगे जी सर। और हम फिर उनसे एक नया प्रोग्राम जो है वो हम उनसे करेंगे। उसमें एक एडवांटेज ये मिल जाएगी कि क्योंकि जब हम बजट अनाउंस करेंगे तो उसमें इनकी शराइत शामिल नहीं होगी, क्योंकि हम इनसे सेपरेशन हो चुकी होगी हमारी उस वक्त तक की। हाँ, और प्राइम मिनिस्टर ने भी कि जो इनकी जो मैनेजिंग डायरेक्टर उनसे यही कहा है कि पाकिस्तान जो है आपसे एक नया प्रोग्राम जो है वो नेगोशिएट करेगा। लेकिन मेरे साहब ये प्रोग्राम हम इनकम्प्लीट छोड़ रहे हैं, तो आप उम्मीद है कि जब हम बजट के बाद आएंगे तो आईएमएफ हमारे साथ एग्री हो जाएगा नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए? देखिए इस बार भी ऑलमोस्ट इनकी तमाम हमने जो शराइत थी वो पूरी कर ली थी, मतलब कोई ऐसी चीज नहीं थी। देखिए इनकी सबसे बड़ी चीज ये होती है कि आप कोई सब्सिडी नहीं देंगे, वो हमने जी सब्सिडी सब खत्म कर ली है। फिर इनकी शराइत होती है कि जी आप रुपये को खुला छोड़ देंगे, हमने रुपये को खुला छोड़ दिया, फिर आप भी करेंगे जी करेंसी के अंदर मैनिपुलेशन नहीं करेंगे, वो हमने इनको छोड़ दिया। देखिए हमारे पास सबसे बड़ी जो चीज हुई है, जो आईएमएफ खुद बहुत परेशान है कि हमारा जो इंपोर्ट बिल था ना वो हमने बहुत ज्यादा कम कर लिया पाकिस्तानियों ने, क्योंकि हमने वो जो हमारा एक बहुत बड़ा फर्क आ रहा था हमारी इंपोर्ट में और एक्सपोर्ट में, वो खत्म हो गया। और आपको सुन के बड़ी हैरानगी होगी कि लास्ट मंथ में जनाब हमारी एक्सपोर्ट ज्यादा हुई है, इंपोर्ट कम हुई है हमारी। अच्छा, तो करंट अकाउंट डेफिसिट जो था ना, जो सबसे ज्यादा उनको वरी कर रहा था, वो भी हमने ऑलमोस्ट मीट कर लिया, क्योंकि हमने ये किया है कि तमाम जितने भी लग्जरियस आइटम थे सब वो बंद कर दिए। आप देखें ना कोई इंपोर्ट कर रहा है। $1 बिलियन के पहले टेलीफोन हम मंगा लेते थे, हम $1.5-2 बिलियन की गाड़ियां मंगा लेते थे, हम चॉकलेट मंगा लेते थे, हम जूसेस मंगा लेते थे। अब आपने देखा है कि हमने भी अपने बेल्ट को थोड़ा सा टाइट किया है।
तो देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब कुछ दिनों पहले कराची आए थे और उन्होंने ये बतलाया था और ये यकीन दिलाया था बिजनेस कम्युनिटी को, मैं भी उसमें शामिल था, कि इंशाल्लाह हम मुल्क को, देखिए जो मुल्क डिफॉल्ट हो रहा होता है ना, मैं आपको बतलाऊं, जी सर। 2 महीने पहले, 1 महीने पहले श्रीलंका के अंदर पेट्रोल मिलना खत्म हो गया था लोगों को। आया या बाहर की जो भी चीजें थी वो नहीं मिलती। ये मुझे बतलाएं कि इन हालात में भी क्या हमारे पास कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी पेट्रोल पंप पे गए हो और आपको पेट्रोल नहीं मिला हो? क्या ईडेबल ऑयल, जो कि हम पाकिस्तान से $4 अरब का ईडेबल ऑयल, ये खाने का जो तेल होता है, ये मंगाता है, क्या आपको कभी तकलीफ हुई है? कि क्या चाय जो आप बाहर से इंपोर्ट करते हैं खाने, उसमें आपको कभी, यानी खाने पीने की जितनी भी चीजें एसेंशियल की मैं बात कर रहा हूँ, मैं वो नहीं कह रहा हूँ चॉकलेट की और फिर ये वाटर की और इसकी उसकी मैं बात नहीं कर रहा, वो हमें मिल रही हैं। तो हमने लग्जरियस आइटम तो काफी सख्ती कर दी है। लेकिन मिर्जा साहब, अभी एक और कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, आपने देखा कि लास्ट ईयर बल्कि इसी साल, उसमें डोनर्स ने हमें कोई $12 अरब दिए थे। फिर उन्होंने भी ये शर्त लगाई थी कि अगर IMF उनको क्लीन चिट देगा जब ही वो हमें देंगे। तो अगर IMF के साथ हमारे मामला तय नहीं होते तो वो $12 अरब जो हैं वो क्या वहाँ फ्रीज हो जाएंगे उनका लिए? देखिए, एक तो उस 10 या 12 के दरमियान था, ये वो डोनर्स है जिन्होंने जी हमें ये कहा था कि ये क्लाइमेट चेंज की वजह से पाकिस्तान को जो नुकसान हुआ है सैलाब की सूरत में, इसमें वो हम पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। मगर उसका मेरे ख्याल से IMF से कोई ताल्लुक नहीं होता, क्योंकि वो तो एक ग्रांट है, वो कोई लोन नहीं होता, वो हमें ग्रांट दे रहा है, मतलब मुल्क उन लोगों को बसाने के लिए कि जो इससे अफेक्ट हुए हैं। तो अच्छा, फिर मैंने जैसे आपसे ये कहा कि जी देखिए, हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम बिल्कुल ही इनसे तलाक दे दें इनको। जी सर। हम थोड़ा सा कुछ सेपरेशन ले रहे हैं कुछ महीनों के लिए, और उसके बाद खुद प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि हम आपके पास जाते हैं, क्योंकि IMF की क्लीन चिट जो होती है वो बहुत जरूरी, इकोनॉमी के बारे में उसकी बड़ी जरूरत होती है हर मुल्क को। जी तो मिर्जा साहब, इस तमाम तर मामले में जो हमने इतने सख्त शराइत भी उनके माने और फिर हमने डॉलर को भी आज़ादाना छोड़ दिया और फिर डॉलर 300 क्रॉस भी कर गया और फिर उसका जो हमारी इकोनॉमी पे असर हुआ, तो फिर सवाल ये होता है ना कि सर हमने क्या खोया और क्या पाया? सर देखिए, टू बी वेरी फ्रैंक, जब एक बुरा वक्त आप पे आता है तो कम से कम आपको सरवाइव करने का तरीका आ जाता है। एक वक्त था जी, आज से 2-2.5 साल पहले, जब PTI की हुकूमत थी, हम जो थे अपनी चादर से ज्यादा हमने पैर फैला रखे थे। आपको पता है कि महीने में $2 से $2.5 बिलियन का हमारा ट्रेड डेफिसिट आ रहा था, यानी कि हमारा जो खसारा था ना, करंट अकाउंट डेफिसिट, वो बहुत बढ़ गया था। जब हम पे मुश्किलात आई तो और हमने अपने बेल्ट को टाइट किया, तो आप ये देख रहे हैं कि आज वो खसारा खत्म हो गया है, मतलब। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह जी देखिए, और फिर हमारे जो दोस्त ममालिक हैं, जिसमें चाइना को ये पता है कि ये अमेरिका या IMF क्यों पाकिस्तान के साथ ज्यादतियां कर रहा है, और हम उनको देखिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए पाकिस्तान की जो अवाम है वो बहुत ज्यादा इस वक्त परेशानियों का शिकार है। हम एक बहुत बड़े सदमे से अभी निकले हैं। हमारा ये जो सैलाब की सूरत हाल आई थी, आपको पता है कि हमारा 1/3 कंट्री जो था सैलाब में डूब गया था, लोग बेघर हो गए थे। मगर वो इतने क्रूर हुए हैं इस वक्त कि मगर वो इस चीज को सुनने को तैयार नहीं है। मगर एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप मुझसे पूछेंगे, और वो ये है कि IMF ने, इनके सरबराह ने जो एक बयान दिया है, मैं उसी पे मैं हाँ बिल्कुल, एक नई चीज उन्होंने कही है कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल जो वो है, अब उन्होंने पाकिस्तान के पॉलिटिकल चीजों को भी इंक्लूड कर लिया है इसके अंदर। तो ये एक शो कर रहा है कि उनका रवैया हमारे साथ बायस है। जी देखिए, और ये सवाल वो किसी और कंट्री में नहीं कर रहे हैं, हमारे साथ कर रहे हैं। मगर साथ ही मैं यहाँ पे अपने PTI को भी ये कहूंगा कि उन्होंने भी उनको, IMF को ये मौका फराहम किया। शायद आपको ये याद होगा कि जब हमारे ताल्लुकात, हमारे इनसे बातचीत चल रही थी प्रोग्राम के सिलसिले में, इमरान खान साहब के जो लीडर्स थे, उन लोगों ने 2
प्रोविंस से के प्रोविंशियल मिनिस्टर्स जो थे फाइनेंस के, उनको ये कहा कि जी आप लिख दें कि हम बिल्कुल। आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे। आपको याद है ये चीज? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और फिर वो तरीन साहब की जो ऑडियो लीक हुई थी और वो कह रहे थे कि आप जबकि एक उसमें से प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा था कि सर इसका मुल्क को नुकसान हो सकता था, उन्होंने कहा उसकी परवाह नहीं करें। और आज देख लीजिए वही चीज सामने आ गई कि उन्होंने ये कहा है कि जी पाकिस्तान की पॉलिटिकल जो है, देखिए गवर्नमेंटें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन कल रियासत के को कोई मामलात दूसरी हुकूमत भी होगी, मगर ये जो मुआहदे होते हैं ये हुकूमतों के दरमियान होते हैं, मुल्कों के दरमियान होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं मिर्जा साहब। आप हमारे साथ ही रहिए, हमें ज्वाइन किया है अतीकुर रहमान साहब ने, उनसे भी कमेंट लेते हैं। अतीक साहब प्रोग्राम में खुशामदीद सर। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा अतीक साहब, आपने बड़ा तफसीली सुना मिर्जा इश्तियाक बेग साहब को। अब आप ये बताइए कि अगर आईएमएफ के साथ हमारे मामला तय नहीं पाते, पहले तो आईएमएफ क्यों जरूरी है? क्या हम आईएमएफ के बगैर चल सकते हैं सर? हमारे पास इतनी कैपेसिटी है कि वी कैन रन विदाउट आईएमएफ? देखिए हमारी सूरत हाल ये है कि हम लोग कुछ इस तरह की सूरत हाल में जिसे कहते हैं डेट एंड डिफॉल्ट। जी, डेट एंड डिफॉल्ट पे जब हम जाते हैं तो हमारी सूरत हाल ये बनती है कि हमारे कर्जे जो हैं वो बेइंतहा बढ़ चुके हैं। इस वक्त भी सूरत हाल ये है कि मैं एग्जाम्पल लेकर आपको बताऊंगा कि हम जो अपना फिस्कल बजट बनाते हैं या जो भी चीज़ें हम लोग बजट से मुतालिक रखते हैं, हम ये देखते हैं कि हमारा पूरा का पूरा बजट जो है वो डेट पे डिपेंड कर रहा होता है और ये डेफिसिट बजट होता है। जी, दिस इज कंटिन्यूइंग फ्रॉम ईयर्स टुगेदर। हुकूमतें आई गई, सब कुछ हुआ, लेकिन सब ने आईएमएफ पे डिपेंड किया, सब ने बोरोइंग पे डिपेंड किया। उससे क्या हुआ कि हमारी एक्सटर्नल बोरोइंग के साथ साथ हमारी डोमेस्टिक बोरोइंग आसमानों पे पहुंच गई। अब हम अगर अपने फॉरेन रिजर्व्स को देखते हैं तो हमारे पास क्या है, और अगर हम कंपेयर करें जो हमको पे करना है तो वो सूरत हाल क्या है हमारी। जी, इस सूरत हाल से निपटने के लिए हमेशा आईएमएफ से बेल आउट लेने की कोशिश की, लेकिन अब आईएमएफ ने, जैसे कि इश्तियाक भाई ने भी कहा, बहुत सही कहा कि कुछ बायस सी सूरत अख्तियार कर रखी है, कुछ डिक्टेशन ज्यादा हो रहे हैं और उनको देख करके, उनकी बातों को सुन के, उनके डिक्टेशन लेकर जो गवर्नमेंट पूरा कर रही है मुस्तकिल, क्या हो रहा है कि हमारा आम आदमी बहुत परेशान है। आप एनर्जी के नाकाबिले बर्दाश्त, पेट्रोलियम प्राइसेस ले लें, नाकाबिले बर्दाश्त, इस तरह बहुत सारी चीजें जिनको आप ले लें, एक आम आदमी से सफर करता है। और जब वो एक आम आदमी सफर करता है तो इसका मतलब है कि एक अच्छी चीज बिल्ट इन नहीं हो रही होती, कोई एक अच्छी रेपो सामने नहीं आ रही होती। तो सिर्फ आईएमएफ ही क्यों या कोई और क्यों नहीं, बात यह है कि ये इंटरनेशनल डोनर्स जो है ना, इनकी लगी भगत होती है एक, और इन्होंने आपस में तय किया होता है और उसमें इन्होंने एक सिंबॉलिक डोनर को आगे किया हुआ, वो है आईएमएफ। अगर आईएमएफ ऐसा करेगा तो दूसरा ऐसे करेगा, आईएमएफ ऐसे करेगा तो वो भी करेगा, उसको फॉलो करेगा। तो इससे क्या हो रहा है कि पाकिस्तान की सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो गई। अब अगर आईएमएफ के बेल आउट पैकेज पे हम चले भी जाते हैं तो हमको क्या फायदा होगा, और हमारा टोटल बजट जो बनाया गया है वो आईएमएफ के बेल आउट बजट पे ही बनाया गया, आईएमएफ की बेल आउट पे ही बनाया गया। और मैं कहना ये चाहता हूँ कि सारा डिपेंडेंस अगर इस पर है तो हम ये देखें कि अब होगा क्या। अगर आईएमएफ को तो ये बातों का पता है, वो मजीद कड़ी से कड़ी शराइत देते चले जा रहे हैं, उन शराइत को पूरा किया जा रहा है। अगर आईएमएफ का बेल आउट हो भी जाता है तो अब ये 30 जून को तो वैसे ही ये वाला पैकेज खत्म होना है, किसी दूसरे पैकेज पे जाना पड़ेगा हमें। जी जी। तो हम, सवाल ये था ना अतीक साहब कि क्या हम आईएमएफ के बगैर चल सकते हैं? हमारे पास इतनी कैपेसिटी है, आप समझ रहे हैं? देखिए मैंने आपसे कहा कि हमारा सूरत हाल ये है कि हम डेट एंड डिफॉल्ट के ऊपर घूम रहे हैं। हमारा डेट इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि हमें आइंदा महीने भी अपने कर्ज उतारने हैं, डेट सर्विसिंग करनी है और साथ में अपने बजट के लिए भी एलोकेशंस करनी है। तो आईएमएफ हमारे लिए इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट होता चला जा रहा है दिन पर दिन, लेकिन आईएमएफ को भी चाहिए कि वो ये बात सोचे कि उसने जितने अपने पॉइंट्स हमें दिए हैं, जितनी चीजें अब तक हमसे मनवाई हैं, इतनी सारी बातें मानने के बावजूद भी वो उसको लिंगर ऑन करके कहाँ पर ले आया है। आज कौन सा महीना हो गया और कब से इस पे बातचीत चल रही है। तो आईएमएफ पे हम जो डिपेंड कर रहे हैं, और गवर्नमेंट अभी भी पॉजिटिव है आईएमएफ के साथ कि कुछ और कुछ मामला हल हो जाएंगे, लेकिन बात सारी हो रही कि कुछ थोड़ी सी सूरत हाल मुझे मुख्तलिफ होती नजर आ रही है। आई एम अफ्रेड टू से कि आईएमएफ इस मूड में नहीं है और वो बिल्कुल बायस है। और इससे क्या हो रहा है कि पाकिस्तान की मईशत में दिन पर दिन तकालीफ बढ़ती चली जा रही है, चैलेंजेस बढ़ते चले जा रहे हैं, कंसर्न बढ़ते चले जा रहे हैं, और ये गवर्नमेंट के लिए बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा है सर्वाइवल जो है इकोनॉमी का, और इसकी ग्रोथ बहुत मुश्किल। आईएमएफ को अब चाहिए कि वो जो कुछ उससे शराइत दिए हैं वो गवर्नमेंट ने सारी मान ली है, अब वो इस पैकेज को रिलीज कर दे
ठीक। और ये बेल आउट कर दे ताकि कुछ ना कुछ रिलीफ मिल जाए। और उनका ऐसा करने से मैं समझता हूँ फिर वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक्स वगैरह, ये जितने और फिर जो जिन कंट्रीज के नाम आपने लिए वो जी। भी है। लेकिन आप देखिए आईएमएफ ने अभी तक ऐसा नहीं किया, ये हमारी सोच है, जी। विच मे बी रॉन्ग। और कंटिन्यूअसली वो मुल्क जो हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, वो हमारी मदद कर रहे हैं। चाइना है इसमें, सऊदी अरब है, यूएई है, वो हमें उस पोजीशन से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बात पे कोई शक नहीं है, और मैं पूरे वजूद से कहता हूँ ये पाकिस्तान के दोस्त ममालिक कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान किसी तरह भी बेल आउट के करीब न जाए और बेल ठीक। आउट होने के, सॉरी, डिफॉल्ट के डिफॉल्ट करीब न जाए। जी। और हम ये देखते हैं कि डिफॉल्ट पे जाने के जो महरिकात हैं, जो एग्जाम्पल्स हैं, जो सिम्टम्स हैं, जी। वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम पे, हमारी मईशत पे, हमारे लोगों पे अभी भी नजर नहीं आ रहे, और ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा। चीजें डिफिकल्ट है, एंड आई एम श्योर इस पर जब स्ट्रगल किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है, और काफी अच्छी कोशिश की जा रही है, मैं इसको अप्रिशिएट करूंगा। तो ऐसा करने में आई थिंक हो सकता है इकोनॉमी किसी पटरी पे चढ़ जाए और हम इन क्राइसिस से निकल जाए आईएमएफ के बगैर ही। ठीक है। अच्छा मिर्जा साहब, आपको लगता है कि आप पुरुमीद हैं, हुकूमत पुरुमीद है कि भले आईएमएफ के साथ हमारे मामला तय ना पाए लेकिन हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे उसके बावजूद? मिर्जा इश्तियाक साहब, मेरी आवाज़ आप तक आ रही? अच्छा, मिर्जा इश्तियाक साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ, जैसे बहाल होगा। अच्छा अतीक साहब, आप क्या वाकई पुरुमीद हैं कि भले आईएमएफ के साथ अगर उसके सख्त शराइत होंगे जो नाकाबिले कबूल होंगे तो हम उसको कबूल नहीं करेंगे, लेकिन दूसरी सूरत में हम डिफ़ॉल्ट भी नहीं करेंगे, जो इसहाक डार साहब कह रहे हैं? जी हाँ, कुछ लगता है ऐसे ही है, इंशाल्लाह ताला ऐसे ही होगा, क्योंकि इसके बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स एंड बी प्लान्स जो कि सामने नहीं आए। गवर्नमेंट ऑप्टिमिस्टिक है इस बात पे, वो कहती है कि अगर आईएमएफ के साथ ये ए प्लान नहीं बन रहा है तो हमारे पास और दूसरे ऑल्टरनेटिव सोर्सेज और रिसोर्सेज हैं जिनको जनरेट करेंगे, और वो कहलाता है बी प्लान। तो गवर्नमेंट तो काफी होपफुल है, ऑप्टिमिस्टिक है, और एफर्ट्स भी हो रहे हैं इस पे, ऐसी बात नहीं है। तो देखते हैं क्या होता है, चीजें इतनी साफ और क्लियर नहीं है हमारे सामने। हम तो सिर्फ यही सोच रहे हैं कि ये आईएमएफ का बेल आउट पैकेज इतना डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्यों होता चला जा रहा है, और इनके डिक्टेशन और इनकी बायसनेस, ये क्या है जो हमारे साथ हो रहा है, दूसरों के अच्छा साथ अतीक तो साहब, ऐसा अगर नजरिया मैं नहीं है। आप ही का सवाल अगर आप ही से करूं कि इतना सख्त शराइत और इतना ये जो मुश्किल तरीन मुआहिदा आखिर क्यों आईएमएफ हमारे साथ कर रहा है, इसके असबाब क्या है? देखिए, कोई रीजन समझ में नहीं आते, लेकिन एक बात यह है कि पूरी की पूरी दुनिया इस वक्त रिसेशन का शिकार है। यूएसए को ले लें, चाहे किसी को ले लें, वो सब के सब डेब्ट्स में और डिफॉल्ट्स की सूरत हाल से गुजर रहे हैं। जी। और उनके पास भी उनकी लिमिट से ज्यादा डेट्स हो चुके हैं, और वो आपस में इनकी पॉलिसीज बना रहे हैं कि किस तरह इन डेट से निपटा जाए, या मजीद डेट लेकर के जो डिफॉल्ट के चांसेस हैं या जो उसकी पॉसिबिलिटीज हैं उनसे। सेम इज द केस इन पाकिस्तान, हम भी यही कोशिश कर रहे हैं, और गवर्नमेंट इज ट्राइंग इट्स बेस्ट कि किसी तरह से हम इन डिफॉल्ट की सिचुएशन से निकलने में कामयाब हो जाए। और वो कैसे हो सकता है, वो हमारे अपने रिसोर्सेज होंगे। मैं उस बात को तरफ दोबारा आता हूँ कि जब हम बजट बनाते हैं तो हम बजट को डिपेंड क्यों करते हैं कि हम आधा बजट बोरोइंग मनी पे करें, आधा बजट रेमिटेंसेस पे करें। आप मुझे बताओ, देखो जब अमेरिका में इतनी बुरी डेट की सूरत हाल हो, इतना बड़ा रिसेशन हो, इतना बड़ा इंटरेस्ट रेट हो, और इतनी इकोनॉमी खराब हुई भी हो, तो वहाँ के जाहिर है पाकिस्तानी जो लाखों की तादाद में वहाँ होते हैं और जो रेमिटेंसेस भेजते हैं, तो जाहिर है फिर वो उनकी इनकम और सेविंग वो लिमिट पे नहीं रहेगी, या उनकी अर्निंग, क्योंकि वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं। एक रिपोर्ट तो ये भी आई थी, कोई अगर डिफॉल्ट हो गया या कोई डेट की सिचुएशन क्रिटिकल हो गई तो 80 लाख के करीब जी। लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। अगर वो अनएम्प्लॉयड होते हैं तो उसमें आई एम श्योर पाकिस्तानी भी फिर उनको धचका लगेगा। जब इस तरह की सूरत हाल हो और रेमिटेंसेस भेजने में परेशानी हो और रेमिटेंसेस ना भेज सकते, तो हम कैसे डिपेंड कर सकते हैं कि हम बोरोड मनी और रेमिटेंसेस से अपने बजट्स को, उसके डेफिसिट्स को या उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करें। हमें चाहिए कि हम अपने पैरों पे खड़े हों, अपने पैरों पे खड़े होने के लिए ठीक खुद है। रिसोर्सेज को ढूंढें, खुद रास्ते निकालें, और उसमें सबसे बड़ा रास्ता हमारी एक्सपोर्ट्स है। हमें बिल्कुल अपनी सही। एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना होगा। और देखिए, अभी पिछले दिनों क्या हुआ है कि हमारी एक्सपोर्ट की डिक्लाइन में हमारे जो यूरोप खुल गया वहां से ऑर्डर आने शुरू हो गए, और आप जी। देखिए उन ऑर्डर्स को बांग्लादेश ने फौरन ले लिया। जी। $5 बिलियन तक के तो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स बांग्लादेश ले गया आपसे, और हम उसको मीट नहीं कर सके। साथ ही आप देखिए जो डिफॉल्ट कंट्री जिसको आप कह रहे थे श्रीलंका, जी। वो श्रीलंका जो डिफॉल्ट की सूरत हाल से अभी निकला है, उससे भी लगभग $2 बिलियन के गारमेंट्स के ऑर्डर हमसे ले लिए। तो ये हमारे ऑर्डर्स भी जा रहे हैं, और वो
टफ कंपटीशन की वजह से, हम कॉम्पिटिटिवनेस से निकल गए। उसकी सबसे बड़ी वजह हमारे हाईएस्ट एनर्जी टैरिफ्स हैं, हमारे पेट्रोलियम प्राइसेस हैं, हमारे बिल्कुल सही गैस कह का रहे नहीं होना। अभी गवर्नमेंट ने RCEG इंडस्ट्रीज से विड्रॉ करा, जिसके बाद लाखों के बिल करोड़ों में चले गए इंडस्ट्रीज के। इंडस्ट्रीज बहुत टर्मोइल में है, इसको भी देखने की जरूरत है। बिल्कुल और सही कह मैं रहे तो यहाँ तक कहता हूँ कि ठीक है, पूरी कौम टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्सेशन के जुमरे में है, डायरेक्ट टैक्स भी दे रही है। बात सारी है कि किसी तरह हम लोगों को इस तरह करिए कि हमारे जो रेवेन्यू के टारगेट्स है ना, वो वो बहुत ज्यादा है, वो बिल्कुल सही, बहुत ह्यूज है। बिल्कुल वो सही कह रहे टारगेट्स को कम करना चाहिए, और इंडस्ट्रीज और SMEs के लिए जो हमारे टैक्स के रेट है उनको कम करना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत बहुत तो शुक्रिया, सर्वाइवल हो सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अतीकुर रहमान साहब, मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब। आपने बड़ा तफसीली तौर पे IMF के प्रोग्राम, और अगर वो प्रोग्राम में तय नहीं पाते तो फिर मामला क्या होंगे, उस पर आपने बड़ा तफसीली बताया। और फिर वे फॉरवर्ड भी अतीकुर रहमान साहब ने बताया, जो चीज़ें आप अतीकुर रहमान से आपने सुनी। और उनका यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि जो इंडस्ट्री पे जो मुश्किलात का इस वक्त है उसको कम करे, ताकि इंडस्ट्री चलेगी तो फिर मुल्क का पया या मैशत का पया भी चलेगा। और साथ ही साथ इश्तियाक मिर्ज़ा साहब का ये कहना है कि इस वक्त IMF के साथ तलाक नहीं हुई है, लेकिन सेपरेशन ज़रूर हुई है। बजट के पास देखेंगे, बजट के बाद देखेंगे कि मामला किस हद तक और किस तरफ जा रहे हैं। हाँ, मामला काॾे पिया वञनि इहो त वक़्तु ई ॿुधाईंदो। प्रोग्राम जो वक़्त पे पुॼाणी थी पहुचे। असद मुमताज़ खे ॾींदा इजाज़त। सदाईं गॾु।